हाय हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू सफलता क्लास पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशांत और ये क्लास है आपकी बाल विकास यानी सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जो कि हम सीटेट ईपीटेट केवीएस रीट टी ट्रिपल एसपी और तमाम शिक्षक पात्रता परीक्षाएं जिन सभी में सीडीपी बाल विकास पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये क्लासेस आपकी काम आने वाली हैं। एक स्पेशल प्रोजेक्ट के तौर पर हमारा पिछले दिनों से एक प्रयास चल रहा है कि आपको एक टॉपिक वाइज एक पूरा वीडियो कोर्स उपलब्ध कराएं, जिसके लिए हमारे चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर फर्स्ट यानी बाल विकास, चैप्टर टू वातावरण और अनुवांशिक वंशानुक्रम और वातावरण, एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी, ये 2 चैप्टर पूरे क्लियर हो चुके हैं। प्रत्येक चैप्टर से 10-10 वीडियो मैंने बनाई हैं, ऐसा हमारा लक्ष्य है। ऐसा मैंने सोचा है कि प्रत्येक चैप्टर से 10-10 वीडियो बनाई जाए, डाइवर्सिफाइड, जो कि हर एग्जाम को कवर करें। जैसे बाल विकास के लिए मैंने कम से कम 8 वीडियोस बनाई हैं, 2 वीडियोस बाकी हैं, वो मैंने छोड़ दी हैं आगे प्रैक्टिस सेशन के लिए। तो प्रत्येक चैप्टर से आपको 10-10 वीडियो मिलेगी, जिसमें सीटेट फोकस एक अलग वीडियो होगी, ईपीटेट फोकस अलग वीडियो होगी। देखो ऐसा एक्चुअली होता क्या है ना कि ये सीडीपी एक ऐसा विषय है जो डिफरेंट एग्जाम में सिलेबस तो इसका सेम ही रहता है, लेकिन प्रश्न पूछने के तरीके बदल जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें सुपर टेट की, तो जो प्रश्न सुपर टेट में पूछे जाते हैं वो प्रश्न आपके सी टेट में नहीं पूछे जाते हैं। टॉपिक वही रहते हैं, लेकिन प्रश्नों का तरीका बदल जाता है, क्वेश्चंस का तरीका बदल जाता है। तो इन सभी चीज़ों को अब होता क्या है ना कि ईपी टेट और ईपी सुपर टेट में परिभाषाएं ज़्यादा पूछी जाती हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने क्या परिभाषा दी है, और ये परिभाषा सी टेट में बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती हैं। टॉपिक वही है, बाल विकास, चैप्टर का नाम है बाल विकास, लेकिन सुपर टेट में बाल विकास की परिभाषाएं पूछ लेते हैं, ईपी टेट में बाल विकास की परिभाषाएं पूछ लेते हैं, सी टेट में नहीं पूछते हैं। तो अलग अलग परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक चैप्टर से, उन सारी चीज़ों को मैं कवर करा दूंगा आपका। डोंट वरी, बस आप सफलता के साथ बने रहिए, क्योंकि सफलता है आपके साथ। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा मोटो है कि साथ रहेंगे सक्सेस तक। तो इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं शुरू। सामाजिकरण का पार्ट 1 हो चुका है, तो आप जाइए फटाफट जाइए, और अभी मत जाना, इस वीडियो को देखने के बाद जाना। इसके बाद इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप सामाजिकरण का पार्ट 1 देखिए। यूट्यूब पर जाएंगे, सफलता क्लास यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहाँ एक प्लेलिस्ट बना हुआ है सीडीपी टॉपिक वाइज, सीडीपी बाई प्रशांत सर। उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस क्रम से मिल जाएंगी, ठीक है। तो हाँ, एक गुजारिश और है आप सभी से, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। पिछले कुछ दिनों से जो वीडियोस आपको मिल रही हैं, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरी आशा है कि आपको पसंद आ रही होंगी। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं, पर्सनल टेलीग्राम मैसेज आते हैं, जिससे कि इन वीडियो को और करने का मेरा अंदर से हौसला और बढ़ जाता है कि ये और करनी चाहिए। वैसे तो हमने सोचा था कि लाइव क्लासेस करेंगे आपके लिए, लाइव सेशन करेंगे, लेकिन फिर हमने सोचा कि लाइव सेशन करने से अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप लाइव सेशन में प्रैक्टिस बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जब आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आपके अंदर नेगेटिविटी आती है, मोरल डाउन होता है। तो जब आपके टॉपिक पूरे क्लियर हो जाएंगे, तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो लाइव सेशन में आप अच्छे से उन सभी का जवाब दे पाएंगे, है ना। तो अब हम लाइव सेशन आगे चलाएंगे, पहले करते हैं टॉपिक वाइज सभी वीडियोज़ को, टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे पहले सभी चैप्टर्स को। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन को करते हैं शुरू। पार्ट 1 सामाजिकरण का हो चुका है, पार्ट 2 में हम देखते हैं सामाजिकरण की परिभाषाएं, किस मनोवैज्ञानिक ने क्या परिभाषा दी है, कुछ प्रमुख परिभाषाएं, तो उन्हें हम देख लेते हैं। सामाजिकरण की परिभाषाएं, पेन का कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये सूट नहीं करेगा इस पर। सामाजिकरण यानी डेफिनेशंस ऑफ सोशलाइजेशन, डेफिनेशंस ऑफ सोशलाइजेशन। सबसे पहले हम जॉनसन एंड जॉनसन की परिभाषा देखते हैं। जॉनसन कह रहे हैं कि सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग दैट इनेबल्स द लर्नर टू परफॉर्म सोशल रोल्स। पिछले वाली वीडियो में हमने सामाजिकरण की परिभाषा देखी थी कि सामाजिकरण क्या होता है कि जब बच्चा समाज के मापदंड, बच्चा समाज के मापदंड, बच्चा समाज के मापदंडों पर खरा उतरने लगता है, समाज के मापदंडों को सीख जाता है, मापदंडों को सीख जाता है, तो वो होता है सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण। जब समाज के द्वारा बनाए गए नियम बच्चा सीख जाता है, क्या कर लेता है, अनुकूलन कर लेता है, अनुकूलन कर लेता है समायोजन करने के बाद, आफ्टर समायोजन, उसे हम कहते हैं सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण। समायोजन और अनुकूलन क्या होता है, ये मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ। ना सिर्फ पार्ट 1 में ये चीज़ मैंने बताई है, बल्कि पिछले
कई वीडियोस में इन सबका जिक्र किया है मैंने, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जॉनसन कहते हैं कि सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, याद कर लीजिए, सुपर टेट में काम आने वाली है आपके, सुपर टेट में काम आने वाली परिभाषा है। जॉनसन कहते हैं कि सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना होता है। अब भैया बच्चा जब समाज के नियमों को अडॉप्ट करेगा तो सीख ही तो रहा होगा। सीखना होता है क्या है? इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करना, चीज़ों को समझना। और जब बच्चा समाज में सीख रहा होगा कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, ट्रैफिक सिग्नल पर मुझे रुकना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे किसी से झगड़ा नहीं करना है, मुझे मित्र बनाने हैं, मुझे फ्रेंड्स बनाने हैं, है ना, कई तरह के मित्र बनाना है, कुछ नज़दीकी बनाना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब क्या है? बच्चा सीख ही तो रहा है। तो सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बना देता है। यानी लर्नर्स को, बच्चे को समाज में कैसे रहना है उसके योग्य बना देता है, सिंपल शब्दों में कहा जाए तो। ये कहते हैं जॉनसन, एच.एम. जॉनसन कहते हैं। ठीक है, अगले मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? हर्टल क्या कहते हैं? यह वह प्रक्रिया है, यानी ये कहते हैं एक प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को समुदाय के आदर्शी अनुकूल बना लेता है। जबकि हमने परिभाषा भी यही देखी थी कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम समाज के साथ, जिसमें बच्चा समाज के साथ अनुकूलन और समायोजन करता है। अब अनुकूलन और समायोजन क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, दो शब्द हैं, अनुकूलन, अनुकूलन और समायोजन। देखो, अनुकूलन और समायोजन क्या होता है। अनुकूलन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, और समायोजन का मतलब नहीं, समायोजन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, यानी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट, जब हम कहीं एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, कहते हैं ना एडजस्ट तो करना पड़ेगा यार, थोड़ा अरेंज मैरिज हुई है आपकी तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। और जब एडजस्ट करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि फिर वहाँ एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप उसे समझ जाएंगे, वो आपको समझ जाएगा, फिर क्या होगा, वहाँ पे अनुकूलन हो जाएगा। आप उसके अनुकूल और वो आपके अनुकूल, सिंपल सी बात है, यही होता है अनुकूलन। ठीक है, हम बच्चा या हम सभी क्या करते हैं समाज के साथ, पहले एडजस्टमेंट करते हैं, और एडजस्ट करते 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 एक समय ऐसा आता है कि उसी में ढल जाते हैं, यानी अनुकूलन कर लेते हैं। हम किसी नई जगह रहने जाते हैं, शुरुआत में क्या होता है, वहाँ का जो वातावरण होता है हमारे मुताबिक नहीं होता है, तो थोड़ी हमें कठिनाई होती है ना, फिर क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं वहाँ पे। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि फिर हम एडजस्ट नहीं करते हैं, एक समय ऐसा आता है कि उसमें ढल जाते हैं, उसके अनुकूल बन जाते हैं, फिर वही वातावरण हमें पसंद आने लगता है। फिर वहाँ से चेंज करके दूसरे में जाते हैं, वहाँ समस्या होगी, यानी वहाँ फिर हमें समायोजन करना पड़ेगा। तो वो होता है अनुकूलन और ये होता है समायोजन। आशा है कि दोनों चीज़ें समझ पाए होंगे आप। तो हर्टल कहते हैं कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को समुदाय, समुदाय माने कोई कम्युनिटी, कम्युनिटी यानी समाज का एक हिस्सा, पार्ट ऑफ सोसाइटी, समाज का एक हिस्सा। कम्युनिटी भैया कहाँ होगी, कम्युनिटी कोई समुदाय कहाँ होगा, समाज में ही तो होगा, समाज का हिस्सा ही तो होगा कोई, जहाँ हम अपने आप को समुदाय के आदर्श से, समुदाय के आदर्शों के लिए अनुकूल बना लेते हैं। ये हर्टल कहते हैं। परिभाषा दोनों की समझ में आई होगी, बहुत सिंपल सिंपल परिभाषाएं। दोनों की परिभाषाओं से हमें ये भी पता लग जाता है कि सामाजिकरण होता क्या है। हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि बच्चे के सामाजिकरण के कारक कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम सामाजिकरण के कारकों की बात करें, एक बार फिर से दोहरा लीजिए, सामाजिकरण के कारक, कारक या साधन, साधन शब्द लिखना ज़्यादा ठीक है। कौन कौन से साधन होते हैं? सबसे पहला परिवार। एक प्रश्न आता है कि बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया कब शुरू होती है? बच्चे में सामाजिकरण, समाजीकरण, समाजी लिखा जाता होगा ना, सोशलाइजेशन हिंदी में समाजी। बच्चे में समाजीकरण की, हम समाजी तब से बोल रहे हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन की प्रोसेस होती है, वो कब से शुरू होती है? समाजीकरण की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? उत्तर लिख लीजिए इसका आप, शैशवावस्था से, शैशवावस्था से, इन्फेंसी पीरियड। क्योंकि ये जो समय होता है शैशवावस्था, मनोवैज्ञानिक के अनुसार 0 से 5 वर्ष,
पारंपरिक अवस्थाओं के अनुसार 0 से 2 वर्ष दोनों ही अवस्था में बच्चे के अंदर सामाजिकरण शुरू हो जाता है। तो सामाजिकरण के साधन में कौन कौन था? सबसे पहला परिवार, और परिवार पहला मुख्य साधन है। सामाजिकरण का परिवार मुख्य साधन है। ठीक, तो पहला परिवार, दूसरा स्कूल, तीसरा आस पड़ोस, चौथा आपका मित्र। ठीक है, तो ये लगभग ये कुछ और भी हो सकता है। ये सक्रिय है। ये कैसे हैं? ये सक्रिय साधन हैं। सक्रिय यानी एक्टिव। अब निष्क्रिय भी होते हैं, दो तरह के साधन होते हैं, निष्क्रिय भी होते हैं। निष्क्रिय में जैसे आपका पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी। ठीक है, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, ये निष्क्रिय हो जाएगा। ओके, बच्चे के सामाजिकरण के में शिक्षा का क्या योगदान होता है, ये पढ़ना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हम बच्चे के संदर्भ में ही तो पढ़ रहे हैं। तो बच्चे में सामाजिकरण, बच्चे के लिए क्या योगदान है सामाजिकरण का? सबसे पहले बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होता है इससे। ठीक, सबसे पहले बच्चे के व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। दूसरा, अधिकारों एवं कर्तव्यों के ज्ञान के लिए कि उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या उसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सामाजिकरण से ही सीखता है बच्चा। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना है, कैसे सीखा? किताबों से तो सीखा। अब देखो, किताबों से सीख जाते हैं, लेकिन सारी चीज़ें, किताबी ज्ञान किताबों तक ही सीमित रहता है। जो चीज़ हमें समाज सिखा देता है ना, जो चीज़ बच्चे को समाज सिखा देगा या हमें समाज सिखा देगा, वही चीज़ को अच्छे से हम निरूपित कर पाएंगे। किताबों की हर चीज़ निरूपित नहीं कर पाते हैं हम। ट्रैफिक सिग्नल पर हमें रुकना है, ये कहाँ से सीखा? बच्चे ने देखा कि सब रुकते हैं तो मैं भी रुकूंगा, और बच्चा ये देख लेता है कोई नहीं रुकता है तो वो भी नहीं रुकता, चाहे बेशक लिखा है कि ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइन होने पर रुकना होता है, पर नहीं रुकता। अगर कोई नहीं रुकता तो वो भी नहीं रुकता, क्योंकि उसने देखा कि समाज रुक रहा है। तो इसीलिए अपने कर्तव्यों का ज्ञान करने के लिए, अधिकारों को जानने के लिए सामाजिकरण होना बच्चे के अंदर बेहद ज़रूरी है। संस्कृति यानी कल्चर का ज्ञान। कल्चर इज़ अ पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन या सोसाइटी। हम जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं, हम उसी सोसाइटी की कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। सिंपल सी बात है। हमारे अंदर कौन सी कल्चर आएगी? जिस सोसाइटी में हम, जिस समाज में रह रहे होंगे। सामाजिकरण हमारे अंदर जो प्रोसेस, जब हमारे अंदर सोशलाइजेशन की प्रोसेस हो रही होती है, जब हमारे अंदर सामाजिकरण की प्रक्रिया चल रही होती है, तो उस समय जो कल्चर हमारे अंदर आ जाती है, जो अडॉप्ट कर लेता है, वही चीज़, वही कल्चर हमारे अंदर बना रहता है, वही कल्चर हम बच्चे के अंदर बना रहता है। ठीक है, नियमों का पालन करना, एग्जाम्पल में दे चुका हूँ ट्रैफिक लाइट वाला। विभिन्न लोगों से संपर्क, व्यवहार के लिए। समायोजन यानी एडजस्टमेंट के लिए। एडजस्टमेंट के लिए, इन सभी के लिए बच्चे के अंदर सामाजिकरण का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी बच्चे की शिक्षा में या बच्चे के सामाजिकरण में शिक्षा का ये योगदान होता है। वैसे तो ये लिखा है कि बच्चे के सामाजिकरण में शिक्षा का क्या योगदान है, पर मैं तो कहता हूँ कि बच्चे की शिक्षा में सामाजिकरण से ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, दोनों तरह से आप समझ सकते हैं कि बच्चे के सामाजिकरण में शिक्षा का क्या योगदान है। शिक्षा से बच्चे का व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, देखो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कोई भी बात समझ लीजिए, एक ही मतलब है सबका। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। अगर कंफ्यूज हैं तो फिर आप मुझे कमेंट करना कि ये सर हमें समझ में नहीं आया, कि ये हमें चीज़ अच्छी नहीं लगी, ये वाला जो स्टेटमेंट था वो अच्छा नहीं लगा, वो पसंद नहीं आया, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अब हम इससे जुड़े कुछ प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, देखो सीटेट में आने वाले प्रश्न हम इस क्लास में समेटेंगे। ईपीटेट और सुपरटेट के लिए कल की क्लास में करेंगे, कल की वीडियो में करेंगे हम। ये क्लास पूरी सीटेट पर ही। सीटेट के लिए क्या बोल सकते हैं? सीटेट के लिए क्या बोलते हैं? इसी के लिए पूरी तरह से निरूपित है। कौन सा शब्द हो सकता है उसके लिए? कमेंट में बताना यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा शब्द होता है उसके लिए। डेडिकेटेड है, सिंपल सी बात है। बच्चे जन्म से उछल होते हैं और उन्हें समाज के द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है। बच्चे जन्म से ही बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, समाज ही उन्हें सभ्य बनाता है, सिविलाइज्ड बनाता है। ठीक है, सिविलाइज्ड बनाता है, लेकिन स्टेटमेंट पूरी तरह से ठीक नहीं है। बी वाला कह रहा है कि ईश्वर का उपहार है, बच्चे ईश्वर का उपहार होते हैं, यानी बच्चे ईश्वर का उपहार है, गॉड गिफ्ट हैं, और जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए सुबह शाम। ऐसा भी नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है कि जिस बच्चे जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं, यानी कह रहा है कि बच्चे यानी लर्नर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी। बिल्कुल सही बात है।
बच्चे किससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं? CED, इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी। बच्चे सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित होते हैं। बच्चे जिस समाज में होंगे उसी से प्रभावित होंगे, वैसी भाषा सीखेंगे, वैसा ही रहना सीखेंगे, खाना पीना चलना फिरना, आचरण, नैतिकता, मोरालिटी, सारी चीज़ें उसी समाज के अनुरूप सीखेंगे। तो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला, अपनी कक्षा में विविधता यानी डाइवर्सिटी। अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप एक टीचर हैं और आप एक ऐसी क्लास में पढ़ाने गए हैं जहाँ डाइवर्सिटी है, भिन्न भिन्न समाज से बच्चे आते हैं, विभिन्न विभिन्न समाज से बच्चे आते हैं, और ऐसे उस क्लास को संभालने के लिए आप क्या करेंगे? आपको क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है आपका कि शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भ का सम्मान नहीं करना चाहिए। अगर कोई बच्चा किसी ग्रामीण क्षेत्र से आता है, ग्रामीण बैकग्राउंड से आता है, ग्रामीण समाज से आता है, तो आप उसकी सम्मान नहीं करेंगे आप उसका, या आप उसकी जो सामाजिकता है तो उसका आप सम्मान नहीं करेंगे। बी ऑप्शन है कि बच्चों को शारीरिक छवि के आधार पर उन्हें जांचना चाहिए। हाँ हाँ, तुम ऊंचाई ठीक है, लंबाई ठीक है बेटा, आया तुम अच्छे पढ़ोगे, तुम्हारी लंबाई ठीक है, तुम यहाँ पे बैठो आगे, मतलब शारीरिक छवि के आधार पर मापना चाहिए। शारीरिक छवि का मतलब एक और हो सकता है जो कि डाइवर्सिटी को पैदा करता है, विविधता को नहीं, भेदभाव को पैदा करता है। विविधता ठीक है, भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन को पैदा करता है। शारीरिक छवि देखने में अच्छा है, उससे ज़्यादा लगाव, वैसे टीचर का ये होता है, छोटा सा बच्चा होता है ना, गोलू गोलू सा, उससे ज़्यादा लगाव रखते हैं या रखती हैं टीचर। कहते कहते अरे कितना कितना सॉफ्ट है, इसके देखो कितना सॉफ्ट है, ये कितना क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, ओ वाह कितना क्यूट है। तो क्यूट है मतलब आप देखना टीचर किसे क्यूट बोलेगा। आप भी तो टीचर बनेंगे या फिर होंगे, आप भी तो टीचर होंगे ही होंगे किसी न किसी स्कूल में। किसे क्यूट बोलते हैं आप? अगर ऐसा कुछ है ना, समझ तो रही होंगे आपके मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप बच्चों को शारीरिक छवि के आधार पर जांच रहे हैं, यानी बच्चों में शारीरिक छवि के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं बच्चों के अंदर भाई साहब आप, और ऐसा तो आपको करना ही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो बी गलत, ए भी गलत। सी है आपका कि शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता होती है, और डी है आपका कि समान अनुदेशन देने और व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान न देने की आवश्यकता है। ये जो वैसे सारी चीज़ें इसमें सही थी, लेकिन इसने ये कहा है ना कि ध्यान ना देने की आवश्यकता है, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देना है आपको, तो यही गलत कर देता है इस ऑप्शन को। तो इसीलिए सी आपका सही हो जाएगा, बी भी गलत है, सी सही हो जाएगा कि शिक्षार्थी जिस सामाजिक संस्कृति से आ रहा है, जिस संदर्भ से आ रहा है, उसके प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। उसके प्रति आप क्या हो जाएंगे? थोड़े संवेदनशील हो जाएंगे, थोड़े सिंसियर होंगे आप, है ना। बच्चा जिस समाज से आ रहा होगा उसके प्रति थोड़ा क्या होंगे? सिंसियर होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं, जो कि आपने पढ़े भी हैं। एक होते हैं प्राथमिक और गौड़। ए है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस। निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? परिवार और निकटतम परिवार के सदस्य, ये प्राथमिक हैं। परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस। इसका क्या सही उत्तर है? इसका है आपका परिवार और पास पड़ोस। ठीक है, निकटतम रिश्तेदार तो वही घर की बात होती है, प्राथमिक में आ जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं में ही जीवन है? ये सीटेट में कई एक बार आया है प्रश्न, सीटेट में बहुत बार आया है। तो इनमें से कौन है जो बताता है कि शिक्षा स्वयं में ही जीवन होता है? ठीक है, कौन है बताइए जरा इसका उत्तर। पहला है कि जीवन सच्चा शिक्षक होता है। भैया जीवन से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं और इसी से हमें ज्ञान होता है कि शिक्षा स्वयं में ही जीवन होता है। एक बार ठोकर लगी, मतलब कहते हैं ना कि ठोकर लगने से ही सीखते हैं। कहते ना अरे अब तो मुझे ज़िंदगी ने इतने मेरे ऊपर इतने मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन मैंने देख ली हैं, झेल ली हैं कि अब तो हर परिस्थिति देखने को तैयार हूँ। मतलब जीवन ने मुझे सिखा दिया, जीवन ने मुझे जीना सिखा दिया। शिक्षा ही मतलब जीवन सच्चा शिक्षक होता है।
दूसरा है बी है कि स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। कब तक, कितने समय तक जारी रखना चाहिए? बूढ़ा हो जाए तब तक, 50 साल तक। बी ऑप्शन कह रहा है कि जो स्कूली शिक्षा होती है तो यथासंभव जब तक संभव हो तब तक जारी रखना चाहिए, तब तक स्कूल में ही पढ़ना चाहिए बच्चे को। कब तक पढ़ना चाहिए? जब तक बूढ़ा ना हो जाए तब तक। स्कूली शिक्षा को कब तक जारी रख सकते हैं आप? दोनों ऑप्शन गलत हैं। सी है कि स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं है। ये और भी हट के चले गए, ये कह रहे हैं कि स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से स्वयं सीख लेते हैं। तो फिर क्या बेकार में बने हुए हैं स्कूल? ये डी है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। जो स्कूली शिक्षा है ना, यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन उसे ही बोलते हैं कि जब स्कूली शिक्षा, जो बच्चों को शिक्षा दी जाए, जो बच्चे को नॉलेज, जो बच्चे को एजुकेशन दी जाए, वो स्कूल तक ही सीमित ना रहे, जब बल्कि स्कूल से बाहर या हम बोल सकते हैं आउट, नहीं, कक्षा से बाहर या स्कूल से बाहर की भी शिक्षा होनी चाहिए। वो होती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। क्लासरूम को बाहर के वातावरण से जोड़ना है, ठीक है। ऐसा थोड़ा ना कि किताबों में सिखाएंगे, जो किताबों में जो लिखा है वही सिखाएंगे, तो वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। किताबों में जो लिखा है वो तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे, उसके साथ साथ उससे घटित या उससे संबंधित बाहर की चीज़ें क्या हो सकती हैं वो भी बच्चे को अगर बताएंगे तो वही होती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ये सामाजिकरण का प्रश्न है, जो कि बहुत बार आया हुआ ही है। सामाजिकरण कई एक बार कराया है कि बच्चे किस अवस्था में सक्रिय यानी एक्टिव मेंबर हो जाते हैं। बच्चे अपने ग्रुप के एक्टिव मेंबर कब हो जाते हैं? किशोरावस्था, ये तो ज़्यादा चला गया। पूर्व बाल्यावस्था को अगर देखा जाए तो एक होती है उत्तर बाल्यावस्था जो कि 2 से 6 वर्ष, और पूर्व बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 12, प्रौढ़ावस्था बूढ़ा हो जाएगा भाई साहब। बाल्यावस्था यानी पूरा 2 से हम 12 मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके लिए सटीक अगर उत्तर हम निकालें तो इसका देखो सटीक तो यही आता है किशोरावस्था, ठीक है। एक्टिव सदस्य की बात हो रही है। एक्टिव का मतलब ये है कि दोस्त अगर आधी रात पर भी फ़ोन कर देंगे, यार साइकिल पंचर हो, नहीं बाइक पंचर हो गई, साइकिल से तो आजकल खैर कौन ही चलता है भाई, वो बाइक पंचर हो गया यार, आजा भाई, तो रात में 12 बजे चल देगा, सोचेगा नहीं। तो ये कब कर पाएगा? किशोरावस्था में। बाल्यावस्था का बच्चा तो मम्मी नहीं जाने देंगे ना, कहेगा मम्मी नहीं जाने देंगे यार, बच्चा कहेगा तो आ रहा हूँ पर मम्मी नहीं जाने देंगे ना, पापा नहीं जाने देंगे। तो किशोरावस्था का बच्चा जो होता है वो एक्टिव मेंबर होता है अपने ग्रुप का, ठीक है। बाकी बाल्यावस्था का बच्चा एक्टिव मेंबर नहीं होता है, लेकिन मेंबर तो होता है अपने ग्रुप का। सोशलाइजेशन तो उसके अंदर हो ही जाता है, उसके यार दोस्त मित्रगण तो बन ही जाते हैं, लेकिन एक्टिव नहीं हो पाता है, रात में नहीं जा पाएगा अगर कोई फ़ोन करेगा मित्र, है ना। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका कैसी होनी चाहिए? नकारात्मक यानी निगेटिव। बच्चे के लिए पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? नेगेटिव। अग्रोन्मुखी यानी फॉरवर्ड, या सहानुभूति यानी सिंपैथिकल, या तटस्थ यानी एकदम नेग्लेक्ट। देखो नकारात्मक यानी बच्चा कुछ भी बोले न, क्या उसके नकारात्मक चलना है, वो तो हर चीज़ पे ना बोलना है। अगर आप पापा हैं तो आपको हर चीज़ पे ना बोलना है, मतलब आप पापा तो हर चीज़ पे ना बोलेंगे तो नकारात्मक हो जाएंगे। इससे बच्चा क्या प्रोग्रेस कर पाएगा? फिर हर चीज़ पे हाँ बोलना है, ऐसा थोड़ा ना कि हर चीज़ पे हाँ बोलेंगे, गलत करेगा तो भी हाँ बोलेंगे, तो भी उसका साथ देंगे। सहानुभूति होनी चाहिए बच्चे के प्रति, क्या होनी चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण, सिंपैथिकल होना। सिंपैथी जब होगी ना बच्चे के लिए, तो गलत होगा तो गलत ठहराएंगे बच्चे को, सही होगा तो सही बताएंगे। अगर सही करेगा तो कहेंगे अरे बहुत बढ़िया बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया। गलत करेगा तो उसे गलत भी बताएंगे कि नहीं नहीं ये बात आपने गलत है, ये आपने गलत काम किया है, ऐसा फिर से नहीं करना है। अगर ऐसा फिर से आपने किया तो दोनों हाथ पैर हम क्या कर देंगे? एक जॉइंट कर देंगे। मतलब ऐसी भूमिका होनी चाहिए आपकी। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन जब वो विद्यालय जाती है तो वहाँ काफ़ी बात करती है। यह चीज़ क्या दर्शाती है? ऐसा क्यों कर रही है कृतिका? विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने के लिए अवसर देता है। विद्यालय ने कह रखा है, स्कूल में प्रिंसिपल सर ने कह रखा है कि बेटा स्कूल में आते ही खूब चबड़ चबड़ करो, ऐसा थोड़ा ना होगा। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। टीचर तो ये चाहते ही हैं कि खूब बातें करें। अरे हमारी क्लास में नहीं होता था यार, हमारी क्लास में क्या, सभी के क्लास में होता होगा यार। अगर किसी के कभी कभी तो पेन ड्रॉप साइलेंट हो जाती होगी, आवाज़ आएगी तो बन जा मुर्गा बाहर आके, होता नहीं होता होगा। तो ऐसा थोड़ा ना कि टीचर ये कहेगा कि खूब बातें करो। हाँ, अपने आइडियाज़ रख सकते हो, लेकिन बातें बेकार की थोड़े ना करोगे आप।
कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा थोड़े ना, फिर रह काहे को रही है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, उसके जो आइडियाज़ हैं, तो उसके विचारों को, उसकी आइडियाज़ को स्कूल में मान्यता मिलती है। उसके आइडियाज़, उसके विचार तालमेल खाते हैं स्कूल में उसके मित्रों से, स्कूल में टीचर्स से, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा बातें करती है। ऐसे आपने देखा भी होगा, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं जाएंगे तो मौन बैठे रहेंगे, क्यों? क्योंकि उनके विचार तालमेल नहीं खा रहे होते हैं ना वहाँ पे। और वही किसी उनके विचारों वाले समूह में बिठा दिया तो देखो कि तो पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें निकल के आती हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो उनके विचारों का तालमेल नहीं होता है। तो कृतिका भी वही कर रही है, कृतिका भी अपने विचारों का तालमेल नहीं है उसके घर पे, इसीलिए कम बातें करती है। बाकी जब स्कूल में जाती है तो वहाँ उसके विचार मिल जाते हैं मित्रों से, दोस्तों से, और स्कूल में जो टीचर्स हैं उनसे, तो इसीलिए ज़्यादा बातें करती है। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य होता है? सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना चाहिए, यानी शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण के लिए क्या होना चाहिए? सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना चाहिए, अपने सामाजिक मानदंड बनाने चाहिए, समाज में बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अपने आप सीख जाओगे जब सामाजिकरण हो जाएगा तो। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, यही होता है आपका शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण। वैसे भी हमने पढ़ाई है कि सामाजिकरण क्या होता है। सामाजिकरण होता है एडजस्टमेंट एंड अकोमोडेशन, है ना। जब हम क्या करते हैं, जब हम समायोजन कर लेते हैं तो वही क्या होता है, सामाजिकरण हमने कर लिया। अगला है कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है? मेरा परिवार, मेरी, ये देखो ये सभी आपके सीटेट में आए हुए प्रश्न हैं। कोई भी एवे एवे प्रश्न मत समझना, ये सभी सीटेट में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक। नर्सरी कक्षा में सामाजिकरण के लिए कौन सा विषय सबसे अच्छा है? मेरा परिवार, मेरी प्रिय विषय वस्तु, मेरा पड़ोस या मेरा विद्यालय। नर्सरी के लिए क्या है सबसे अच्छा? मेरा परिवार, मेरी प्रिय वस्तु, मेरा पड़ोस या मेरा विद्यालय। मेरा परिवार होना चाहिए, क्योंकि पहला चरण है सोशलाइजेशन का बच्चे का परिवार, पहला चरण या पहला स्कूल। अगला है सामाजिकरण क्या है? सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध, या समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, या समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन और समायोजन। यही होता है आपका सामाजिकरण। हमने पढ़ा भी है क्या होता है सामाजिकरण? एडजस्टमेंट ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। जब हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो वही होता है सोशलाइजेशन। ओके, आशा है कि 10 प्रश्न आपको समझ आए होंगे। आपके लिए खास तौर पर सीटेट का बैच शुरू होने वाला है 27 से। वैसे आज शुरू होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से आज नहीं शुरू हो पाया है। 27 यानी कल से शुरू होने वाला था। ये बैच जल्दी शुरू होगा। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 2199 रुपये में सिंगल पेपर, 2699 रुपये में दोनों पेपर के लिए, जिसमें हम 200 घंटे से ज़्यादा की इंटरेक्शन क्लासेस देंगे, 30 घंटे से ज़्यादा का डिस्कशन देंगे। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। 180 से ज़्यादा डाउनलोडेबल PDF देंगे आपको। इतना आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतने कम सस्ते पैसों में, इतने सस्ते एक इकोनॉमिक प्राइस में। EPSSC PET का बैच जो कि आपको ज़रूर लेना चाहिए। लेखपाल के लिए तो कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए कर पाए हो, नहीं कर पाए हो, तो खरीद लो इस बैच को। 300 घंटे से ज़्यादा की इंटरेक्शन क्लासेस, 20 घंटे से ज़्यादा का डिस्कशन और 200 से ज़्यादा डाउनलोडेबल PDF है इसमें। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है और इसका जो फीस है मात्र 2199 रुपये है। बैच की शुरुआत तो 9 जून से हो चुकी है, लेकिन आप जब भी लेंगे आपको एंट्री पॉइंट मिल जाएंगे। स्किल्स प्रोग्राम हम चला रहे हैं और उसी में जॉब इंटरव्यू स्किल्स हम आपको सिखाएंगे मात्र 299 रुपये में, जिससे कि कम से कम आप 4 लोगों के सामने जाके बोल सकें, है ना। आप इंट्रोवर्ट है तो एक्सट्रोवर्ट हो जाएं हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। तो ये हम सिखाएंगे मात्र 299 रुपये में। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम ही है, लेकिन 21 दिन का ये कोर्स रहेगा। सफलता ऐप से ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सफलता ऐप से PDF, इस क्लास का PDF, इस वीडियो का PDF नोट्स, E-बुक, मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें एब्सोल्युटली फ्री एक्सेस कर सकते हैं। इन सभी का कोई चार्ज नहीं है, बिकॉज अवर मोटो ही साथ रहेंगे सक्सेस तक। इसी के साथ क्लास को करेंगे यहीं ख़त्म। कल एक नई वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें इसे। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जुड़े रहें सफलता के साथ, क्योंकि सफलता है आपके साथ। मिलेंगे कल, तब तक बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।